डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों की खेती किसानी में जो समस्याएं हो रही हैं उनका बेहतर तरीके से समाधान कर उनको खेती किसानी में आगे बढ़ाया जा सके, उनकी आमदनी को और बेहतर कर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आप जुड़ते हैं लाइव अपने सवालों के साथ और आपकी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं। तो आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिनसे जुड़कर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आइए हेलो किसान के इस कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालेंगे आज हम आज के विषयों पर। तो हेलो किसान में आज के विषय रहेंगे किसान उत्पादक संगठन क्या है, किसान भाई कैसे जुड़कर इससे अपनी आमदनी को बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही बात करेंगे अनानास की खेती को लेकर, कैसे अनानास की खेती से जुड़कर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं, जो तमाम शंकाएं हैं, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम दूर करेंगे। आपके कोई भी सवाल हैं इस दोनों विषय से जुड़े हुए तो आपको पता है आपको क्या करना है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहला टोल फ्री नंबर माध्यम है जो आप नंबर इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय ज़रूर ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो और आपके फ़ोन में बेहतर नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके, आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से किया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा जो हेलो किसान का व्हाट्सअप नंबर है वो है 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जहां से अपना सवाल हमें भेजेंगे उस जगह का नाम और अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप ईमेल का भी इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। तो बिना देर के हुए इन तीनों माध्यमों का इस्तेमाल कर अपने कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ डालिए और अपनी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से करा डालिए। अब वक्त हो गया उन एक्सपर्ट से मिलने का जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आइए बिना देर के हुए सीधा रुख करते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी का। डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है हेलो किसान में। आप हैं विभागाध्यक्ष पादप अन्वेषण और जल प्लाज्म संग्रह प्रभाग, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान है, खास मेहमान स्काइप के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर लेबिसाना देवी। आपका भी स्वागत है मैम। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हेड हैं कृषि विज्ञान केंद्र तमेंगलोंग, मणिपुर से। आप तक आवाज़ पहुँच रही है? नमस्ते जी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी से। डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी, आज हमारे देश में खेती किसानी में बहुत सारी संभावनाएं हैं और अपार संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। और बचपन से हम एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो राख की। इसमें कितनी सच्चाई है और अगर इसको हम किसान उत्पादक संगठन से जोड़ें तो कितना सही ये साबित होती है? पुलकित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारे किसान उत्पादक संगठन हैं वो इसी का एक उदाहरण पेश करते हैं। और सरकार की जो मंशा थी कि जो संभावनाएं हैं उनका किस तरह हम दोहन कर पाएँ और उनको एक समूह में जो उनके फ़ायदे हैं उस समूह तक कैसे एक साथ पहुँचें, इस उद्देश्य से ही जो हमारे FPO हैं, जो किसान उत्पादक संगठन हैं, इनका निर्माण करने की योजना चलाई गई थी। और सरकार ने शुरुआत में जो 10,000 FPO का जो अपना टारगेट था वो पूरा कर लिया था। और उसके माध्यम से जो FPO मतलब किसान उत्पादक संगठन बने उनमें बहुतायत ने जो उनका ऐच्छिक उद्देश्य था उसको वो प्राप्त करने में भी सफल रहे। तो जैसा आपने कहा कि वो खुली मुट्ठी राख की और बंद मुट्ठी लाख की, तो वो बंद मुट्ठी जब हम संगठित होकर किसानों ने साथ काम किया और किसी एक उद्देश्य के लिए काम किया तो वो उद्देश्य पूरा हुआ। जी। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह कि संगठित होकर किसान किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। न केवल किसान, कोई भी काम अगर आप संगठित होकर करते हैं तो वो कम समय में काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाता है और ज़्यादा लाभ मिल पाता है। ऐसे में किसान उत्पादक संगठन क्या है, कैसे ये किसानों को लाभ दे सकता है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इससे जुड़ी हुई जानेंगे। उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर पहले नज़र डाल लेते हैं।
किसान उत्पादक संगठन को ही एफपीओ कहा जाता है। एफपीओ किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन और विपणन में सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से इनका गठन किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत किए जा चुके हैं। 10,000वां एफपीओ खगड़िया जिले में पंजीकृत किया गया है और ये मक्का, केला और धान पर केंद्रित है। इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक एफपीओ को 3 वर्षों में प्रबंधन लागत के रूप में 18 लाख रुपए, प्रति एफपीओ 15 लाख रुपए तक का इक्विटी अनुदान, प्रति किसान 2,000 रुपए और पात्र ऋणदाता संस्थानों से परियोजना ऋण के लिए 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है। सरकार राज्यों के साथ समन्वय में इन एफपीओ को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मंडी सहित इनपुट लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है, जिससे वे कृषि व्यवसाय उद्यमों के रूप में कार्य कर सकें। डिजिटल मार्केटों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एफपीओ को ई नाम और जीईएम सरकारी ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। इस योजना में सभी हितधारकों को डिजिटल मोड के माध्यम से प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, जिससे वे अपने कौशल को बढ़ा सकें। तो एफपीओ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है किसानों को सुदृढ़ करने में, उनको आगे बढ़ाने में, इसको हमने एक रिपोर्ट के जरिए देखा है और ज़मीनी स्तर पर कैसे ये काम करता है, कैसे किसान भाई जुड़ सकते हैं एफपीओ से व्यापक तौर पर और क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, इसको भी समझेंगे। बहरहाल दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं डॉक्टर लेबिसाना की तरफ। डॉक्टर लेबिसाना जी, अगर हम बात करें अनानास की खेती को लेकर, अनानास एक पौष्टिक फल है, बहुत एक्जॉटिक फल में भी देखा जाता है और इसकी मांग भी हमारे देश में काफ़ी हद तक देखी जाती है। ये एक ऐसा फल है जिससे किसान भाई अपनी खेती में अपनाते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अनानास की खेती से अगर किसान भाई जुड़ते हैं तो क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, किस प्रकार से वो शुरुआत कर सकते हैं और जो बुनियादी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ध्यान रखने के लिए, वो बातें क्या हैं? नमस्कार शुक्ला जी और मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों। अनानास, जैसे हम अंग्रेजी में उसको बोटानिकली अनानास कोमोसस के नाम पे जाना जाता है और ये बहुत ही एक कमर्शियली इम्पोर्टेंट फल है जो कि हम दक्षिण अमेरिका, जो साउथ अमेरिका से ये ओरिजिन हुआ है। इसका मतलब ये एक इंट्रोड्यूस क्रॉप है। तो और भारत में अनानास जो है ये पृथ्वी का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और भारत में लगभग 1 लाख हेक्टेयर एरिया में अनानास का उत्पादन होता है और 18 लाख मीट्रिक टन जैसे प्रोडक्शन होता है। और इसका जो उत्पादन जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, असम हुआ, कर्नाटका हुआ, बिहार, केरला और ये नॉर्थ ईस्ट का मीन्स उत्तर पूर्वी स्टेट्स जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एक्सेट्रा, ये सब में उगाया जाता है। और जैसे हम सबको पता है कि अनानास में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन और एक एंजाइम जो मेडिसिनल यूज भी होता है, ब्रोमेलिन, इसका पाया गया है। और इसका सेवन जो है हम फ्रेश फ्रूट में भी कर सकते हैं और अगर प्रोसेसिंग जैसे जैम, जूस, सिरप, स्क्वाश, कैन प्रोडक्ट, ये सब में भी कर सकता है। तो हम अगर अनानास का प्रोडक्शन करें तो जूस और कैन स्लाइस का बहुत डिमांड है, जैसे 70% ज़्यादा डिमांड होता है। तो इसके लिए हम बहुत ही एक मुनाफा वाला फल है, ऐसा मान सकता है अनानास को। जी, तो कहीं ना कहीं अनानास आपको कई तरीके से मुनाफा दे सकता है, चाहे आप इसकी क्रॉप को प्रोडक्शन करें, चाहे इसको आप वैल्यू एडिशन के तरीके से देखें। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए अनानास की खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको भी समझेंगे बेहतर तरीके से और भी, लेकिन पहले इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है।
ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से उस रिपोर्ट को देखते हैं जिसके जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि अनानास की खेती में क्या महत्व है, कैसे इसको करना चाहिए। एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। अनानास की खेती के लिए नम यानी आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। अनानास में ज्यादा गर्मी और पाला सहने की क्षमता नहीं होती। इसके लिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सही रहता है। दिन रात के तापमान में कम से कम 4 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अनानास उगाने का मुख्य समय जुलाई से सितंबर तक होता है और फसल को कटाई के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने में लगभग 18 से 24 महीने लगते हैं। मैदानी हिस्सों में अनानास की खेती से पहले मिट्टी और खेत को अच्छे से जोत लेना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में अनानास की सीढ़ीदार खेती की जाती है। खेती के लिए पौधे से पौधे की दूरी कुल 25 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इनको 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपें। पौधों को 1 सप्ताह छाया में सुखाएं और पत्तियों को अलग कर दें। जमीन में पौधा सीधा लगाएं और उसके कलिका भाग में मिट्टी न भरें। अधिक दूरी पर कुल 15 से 20 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर लगाकर अनानास की लगभग 10 से 15 टन उपज ली जा सकती है। वहीं जिन किसानों ने अनानास की फसल लगा रखी है वो उसकी देखभाल करें। सितंबर में अनानास में रोग और कीट से ग्रस्त भागों और पौधों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवार को हटा दें। बागों में पलवार का प्रबंध करें जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे और खरपतवार भी नियंत्रित रहें। फलों की सुरक्षा के लिए थैलाबंदी फायदेमंद होती है। सूरज के प्रकाश से जली हुई, जमीन पर गिरी हुई पत्तियों और क्षतिग्रस्त फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। तो अनानास की खेती से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें हमने इस रिपोर्ट के जरिए देखी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक हमारे फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कन्हैयालाल प्रजापति हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। कन्हैयालाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं ग्राम बालोदा लखा, जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। हाँ जी, अनानास की खेती कैसे की जाती है और इसके मतलब बीज कहाँ से प्राप्त होते हैं कृपया, और क्या सरकार इसमें कितना अनुदान दे सकती है, कृपया हमें विस्तार पूर्वक बताइए। जी कन्हैया जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लेबीसना जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें उज्जैन मध्य प्रदेश, क्या ये क्षेत्र अनानास की खेती के लिए उपयुक्त है? क्या यहाँ की जलवायु समर्थन देती है? और अगर हो सकता है तो इनको कहाँ से बीज मिलेगा, कहाँ से इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ें? अनानास जो है हम लोग अभी जस्ट रिपोर्ट में भी देखा है कि उसका जलवायु जो है मीन्स 15 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। और जो मिट्टी जो है वो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक मीन्स आम्ली जो बोलते हैं ना, पीएच जो है वो 5 to 6 के बीच में होने से हम अनानास का कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। और इसका कल्टीवेशन करने के लिए वैरायटी जैसे क्यू और क्वीन, ये वैरायटी को हम रिकमेंड करते हैं। और अनानास जो है ये हम सीड से उसको प्रोपोगेट नहीं करता है। अनानास के लिए हमको सक्कर्स नहीं तो स्लिप्स, ये दोनों प्रोपोगेशन का मटेरियल जो है, इससे हमको अनानास को कल्टीवेट करना है। ये सक्कर्स या स्लिप जो है आपको कहीं किसी भी जो नर्सरी या ये गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सब जो नर्सरी है उससे हम मिल सकते हैं। और अगर जहाँ पे रेनफॉल जो है 1000 to 1500 mm चाहिए अनानास का कल्टीवेशन के लिए, अगर हम रेनफेड मींस जो इरिगेशन नहीं दे के हम अगर कल्टीवेट करेंगे, तो अगर हम इरिगेशन दे के कल्टीवेट करेंगे तो इतना रेनफॉल का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप कोई भी नर्सरी या ये कृषि विज्ञान केंद्र जो प्लांटिंग मटेरियल जो सेल करते हैं, उसको ये क्यू या क्वीन वेराइटीज अगर बोलेंगे तो मिल जाएंगे अनानास का प्लांटिंग मटेरियल्स।
जी, तो कन्हैयालाल जी, इस प्रकार से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, हम एफपीओ के बारे में थोड़ा और बेहतर तरीके से समझें आपसे। उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कई बार एक कन्फ्यूजन रहती है एफपीओ और एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। दोनों के बीच का अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही काम करते हैं? किस प्रकार से दोनों के बीच में भेद को समझा जाए? ये मैं सवाल आपसे लूँगा, लेकिन उससे पहले दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। विपिन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? विपिन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? विपिन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार सर। जी, सवाल पूछिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि किसान संगठन कोई पहले अगर है और वो सक्रिय तो कुछ की कोई सरकारी लाभ के लिए कर सकते। विपिन जी, तकनीकी समस्या की वजह से आपके सवाल को हम सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। कृपया या तो अपना व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए या फिर से दोहराइए। जी सर, मैं इनके सवाल को हम समझ पाए, शायद एफपीओ से जुड़ा कोई सवाल इनका था। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, एक तो इनके सवाल का जवाब कि शायद जितना हम समझ पाए कि इनका सवाल था कि एफपीओ से हम जुड़े हैं अगर तो कैसे लाभ ले सकते हैं, अगर कोई जुड़ा हुआ है सक्रिय नहीं है तो वो अब किस प्रकार से अपनी सक्रियता को दर्ज करा सकता है, और जो सवाल मैंने पूछा उन दोनों को। देखिए, अगर आप किसी एफपीओ से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब जैसे जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें एक माना जाता है कि कम से कम हमारे जो सदस्य संख्या है, जो हमारा किसान उत्पादक संघ है, संगठन है, तो 300 के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो इसमें किसी विशेष फसल, क्योंकि ये किसी क्षेत्र विशेष में काम करता है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है जी। तो जिस फसल पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वो एफपीओ किस नाम से दर्ज किया गया है, दलहनी फसलों के लिए है, मिलेट्स के लिए है, या गन्ने के लिए है, जो भी आपकी उत्पाद है, क्योंकि उत्पाद स्पेसिफिक है, तो उससे आप जुड़ें। और जो उसकी कार्यकारी समिति है, क्योंकि जो एफपीओ होता है उसमें एक कार्यकारी समिति बनती है 10 लोगों की। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे लोग होते हैं, फाइनेंस के लोग होते हैं, जो सब जो लेखा जोखा है उसको व्यवस्थित करते हैं। तो आप उनसे जुड़ें, क्योंकि जो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे एफपीओ में और जितना उसका व्यवसाय आगे बढ़ेगा, उस व्यवसाय का जो एक मतलब स्टेक है आपका जो वहाँ पे होगा, वो सब में वितरित होता है। तो इसलिए आप उनसे जुड़ के, क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है एफपीओ का, तो उसे एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 10,000 की गिनती में है तो सरकार ने उसको बहुत पैसा दिया हुआ है उसकी जो व्यवस्था को चलाने हेतु, और उस व्यवस्था को चलाने हेतु जब पैसा दिया गया है तो उसका सही उपयोग तभी होगा जब वो एक्टिव होगा। दूसरा, जैसा आपने पुलकित जी बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और इनमें क्या अंतर है, तो प्रवीण कुमार जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन दर्शक हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मैं जानना ये चाहता हूँ किसान संगठन में जाने के लिए किसानों की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, इनके पास कितनी भूमि होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। देखिए, किसान जो उत्पादक संगठन है उसमें जुड़ने के लिए उस जगह का आधार कार्ड, खतौनी और बैंक का खाता ये आवश्यक होता है। उम्र की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो किसान है तो वो 20 साल का भी किसान हो सकता है और 50 साल का भी किसान हो सकता है, लेकिन जो एक्टिव किसान हैं वो होने जरूरी हैं, ताकि जो आपका उद्देश्य है कृषक उत्पादक संगठन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। जी, अब उस सवाल पर लौटते हैं कि जो एफपीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच का अंतर क्या है और क्या ये दोनों की कार्यशैली सेम है? देखिए, जो आपने कहा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो छोटे ग्रुप्स हैं, उनमें सीमित संख्या होती है, जबकि जो हमारा कृषक उत्पादक संगठन है उसमें जैसे मिनिमम संख्या 300 है मैदानी क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर क्योंकि जनसंख्या का दबाव कम होता है वहाँ, तो उसको मिनिमम 100 होती है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो 5 से शुरू हो सके, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, 15 भी, 20 भी, ऐसे उनका जो संगठन है वो छोटा होता है और वो छोटे स्तर पे काम करते हैं। और जैसे इसमें सरकार इनको इतना सपोर्ट दे रही है जो हमारे एफपीओज हैं उनको, तो उस तरह का सपोर्ट वहाँ पे अभी मतलब नहीं देखा जा रहा है। सरकार उनको भी मदद करती है, लेकिन उस स्केल पे वो नहीं हो पा रहा है अभी। जैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए, एफपीओज को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक जो लघु कृषक
व्यावसायिक संघ है उसको भारत सरकार ने निर्माण किया है, जो इनकी जो भी समस्याएं हैं और इनके आगे संवर्धन हेतु तो वो लगातार प्रयत्नशील है। जबकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चल रहे हो या किसी और संगठन के सहयोग से चल रहे हैं, तो वो छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं और ये पूरे भारतवर्ष के स्तर पे काम कर रहे हैं। तो ये थोड़े जो मोटे मोटे इनमें अंतर हैं। जी तो जी एक दर्शक और है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेम है पलवल हरियाणा से। प्रेम जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए फिर सवाल पूछिए। जी मैम, जी ये टीवी। हेलो प्रेम जी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पलवल जिला है, हेलो, हाँ जी हाँ जी, की खेती कर सकते हैं हरियाणा के अंदर? बहुत महत्वपूर्ण है जी। डॉक्टर लेविसाना जी का रुख करते हैं। डॉक्टर लेविसाना जी, पलवल हरियाणा से हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है क्या पलवल में खेती की जा सकती है, और साथ ही साथ जैसे इसके साथ और भी मैदानी इलाके हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या फिर हम बात करें उत्तराखंड के विदर्भ, इन सब क्षेत्रों में भी क्या हम अनानास की खेती कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार की तैयारियां यहाँ चाहिए होती हैं? क्या यहाँ बीज उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध हैं? उत्तराखंड जो हिली रीजन है उसमें हम अनानास कर सकते हैं, और प्लेन्स में भी अनानास का उत्पादन तो कर सकता है, लेकिन उसमें एक है कि आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत अत्यधिक नहीं होना चाहिए ना। तो जो टेम्परेचर रेंज जो आपका रिपोर्ट में भी जो दिया गया, जो 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और बहुत रात का जो टेम्परेचर रेनफेड में अनानास, रेनफेड नहीं है तो आपको इरिगेशन करा है तो आपका अनानास इरिगेशन का फैसिलिटी है तो आप अनानास कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैक्सिमम किसानों तो इवन ये रेनफेड कंडीशन में अनानास को उगाता है, तो इरिगेशन कंडीशन अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम अनानास का कल्टीवेशन हम रिकमेंड कर सकते हैं। और अनानास का कल्टीवेशन के लिए आपको मैं पहले भी बोली हूँ कि इसका बीज जो है वो सक्कर्स बोलते हैं, जो प्लांट से जो निकला हुआ जो हिस्सा ना, तो सक्कर या स्लिप से ही अनानास का प्रोपोगेशन करना है। और इसका प्लांटिंग के लिए आपको 2 सिस्टम है, एक सिंगल रो सिस्टम और एक है डबल रो सिस्टम। सिंगल रो सिस्टम में आप 1 हेक्टेयर में करीब 25,000 तक का प्लांट्स पर हेक्टेयर आप लगा सकते हो प्लांट पॉपुलेशन। और डबल रो में जैसे आपका 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर रो टू रो का मेंटेनेंस में, ये इसको हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलते हैं। उसमें आपको अराउंड 43,000 तक का प्लांट्स पर हेक्टेयर में आप रिकमेंड कर सकते हो। जी डॉक्टर लेविसाना जी, अगर हम बात करें इसमें लागत की, अगर शुरुआत तौर पर कोई करना चाह रहा है व्यावसायिक तौर पर, कितने पौधों से शुरुआत कर सकता है? इसमें लागत क्या आती है? कितने दिन लगभग इसको चाहिए होते हैं तैयार होने के लिए? ये आपका प्लांट जो 2 सिस्टम का हम प्लांटिंग बोला है, सिंगल और डबल, तो आपका 25,000 to 30,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर होता है। और ये अनानास का एक फायदा है कि आपको एक बार ही लगाना है, उसके बाद 2 रिटर्न क्रॉप लेना है। तो एक बार फर्स्ट ईयर में आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे अराउंड कोई स्टडी में बोला गया है कि एटलीस्ट 5 लाख तक उसको लगता है। और थर्ड ईयर तक आपका वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो 3 लाख, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको नया प्लांट्स नहीं चाहिए, आपको रिटर्न क्रॉप से ही, उसी प्लांट से ही आपको हार्वेस्टिंग करना है। तो अराउंड 3 लाख ऐसा लगता है। और इसमें मुनाफा जैसा है, मीन्स 20 to 30 लाख तो आपका मुनाफा होता है। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो लगभग 2.6 से 4 बेनिफिट कॉस्ट रेशियो तक का फार्मर्स को ये फायदा होता है अनानास का कल्टीवेशन से, क्योंकि फ्रूट जो है बहुत हाई डिमांडिंग है और ये बहुत मार्केट वैल्यू भी उसका हाई है। जी डॉक्टर लेविसाना जी, क्या अनानास की खेती में सरकार द्वारा भी कोई स्कीम चलाई जा रही है जिसके जरिए किसान भाई इससे जुड़कर लाभ ले सकते हैं? और इसमें अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो कोई इस तरह के आर्थिक सहायता भी हमारे विभाग द्वारा की जाती है? स्पेसिफिकली अनानास का कल्टीवेशन नहीं होने से भी, जैसे हम लोग का नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से मिशन MIDH का स्कीम होता है, फिर RKVY भी सपोर्ट करता है फॉर ये प्लांटिंग मटेरियल। इवन KVK इसके माध्यम से भी किसान जो है ये इसका एडवांटेज भी ले सकता है।
जी, तो हॉर्टिकल्चर विभाग के जरिए आप संपर्क करके आप इस क्षेत्र में और जानकारी ले सकते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ आप ले सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, अब बात करते हैं एक बार फिर से एफपीओ के बारे में। मान लीजिए कोई किसान भाई अनानास उगा रहा है, अगर वो एफपीओ के माध्यम से अनानास की खेती में आगे बढ़ता है, उसकी कल्टीवेशन करता है, तो क्या आपको दृश्य दिखाई देता है कि अगर एफपीओ के माध्यम से करेगा तो क्या परिणाम होंगे और अकेले करेगा तो क्या परिणाम होंगे? देखिए, जब आप व्यवसाय की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप छोटे स्तर पे हमने व्यवसाय शुरू किया और फिर हम जब उसको बढ़ाना चाहते हैं तो जब आप स्केल अप कर रहे हैं तो बहुत सारी लागत की आवश्यकता होती है। अब मान लिया हमारे गांव में हम अकेले किस उत्पादक हैं और हमें वो सामान मेरठ से दिल्ली लाना है और हमारे पास 5 क्विंटल अनानास पैदा हुआ। अगर वही हमारे किसान भाई जो दूसरे कर रहे हैं और एक ट्रक लोड हो जाए तो हम जितना 5 क्विंटल लाएंगे उसमें वही लागत लगेगी, तो हमारे लिए अकेले के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जब 10 लोग हमारे होंगे और हम एक ट्रक लेके दिल्ली आएंगे तो उसमें एक तो हमारी लागत भी कम होगी और जो एक्सर्शन है जो, क्योंकि एक ही आदमी आके 10 लोगों का सामान वो हमारा मंडी में पहुंचा देगा। एक बात। दूसरी, अगर हमारा मार्केट गलत होता है तो हम उसके लिए ये सोच सकते हैं कि जो आगे हम इसका प्रसंस्करण कैसे करें। और जब हमारा संगठन वहां पे है तो संगठन के माध्यम से जो सरकार हमें पैसा दे रही है, अनुदान जो मिल रहा है, तो उसके माध्यम से हम जो हमारी प्रसंस्कृत इकाई है हम उनको बना सकते हैं और उसमें जो हमारे प्रसंस्कृत प्रोड्यूस बनेगा उसको हम फिर एफपीओ के माध्यम से ही हम मार्केट कर सकते हैं। तो यहाँ पे संगठन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे इसकी खेती छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हैं, उसके अलावा सीमांचल जो हमारा इलाका कहलाता है उड़ीसा का और तेलंगाना का हिस्सा, वहाँ पे एक प्रजाति होती है, उसका नाम ही सीमांचल है और वो एक लैंड रेस जिस तरह से कि किसान की वैरायटी है, कुछ ही क्षेत्रों में लगाई जाती है और वो जूस के लिए बहुत ही मुफीद प्रजाति है उसकी। तो जो किसान भाई वहाँ पे कर रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसा कृषक उत्पादक संगठन होगा जो काम कर रहा होगा और वो लोग, उनसे भी हम लोग मदद ले सकते हैं अगर किसी को कोई इस तरह का आगे बढ़ना है। जी जी जी। एक और दर्शक हैं बबलू, मध्य प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। बबलू जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। बबलू जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए फिर सवाल पूछिए। जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए फिर सवाल पूछिए। हाँ, हेलो जी, बबलू जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। बबलू जी, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए बबलू जी। हेलो बबलू जी, सवाल पूछिए अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। सही लगता है तकनीकी समस्या की वजह से अपना सवाल हम तक पहुंचा नहीं पा रहे। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता वो हमारे व्हाट्सएप के नंबर का भी इस्तेमाल कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखना ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर प्रवीण कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, अगर कोई किसान भाई, जैसे पहले भी सवाल आया नंदस्वरूप जी का कि हम सक्रिय नहीं हैं या इस तरह का कोई मामला आता है, कोई किसान भाई अगर एक एफपीओ से जुड़ा है तो क्या वो ऐसी कोई गाइडलाइन है कि वो एक ही एफपीओ से जुड़ सकता है या एक किसान मैक्सिमम तौर पर कितने एफपीओ का हिस्सा बन के रह सकता है? देखिए, ऐसा तो कुछ ऐसा दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन जब एक ज़िले में जैसे जो एफपीओज काम कर रहे हैं तो ज़िले में किसी एक ही उस पे काम कर रहे होंगे, वो एक या 2-3 फसलें होंगी, जैसे कहीं पे आलू है उसके साथ में गन्ना है या कोई और फसल है, तो वो दूसरे एफपीओ जो एक्टिव नहीं है तो जो एक्टिव एफपीओ है उसके साथ भी जुड़ के अपना उसका स्केल अप कर सकते हैं। जी जी। साथ ही साथ ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि एफपीओ जिस लक्ष्य के लिए बनाया गया था, जब से एफपीओ की शुरुआत हुई और आज तक एक लंबी यात्रा रही है, इस यात्रा के दौरान आज देश में कितने एफपीओ सक्रिय हैं और उन एफपीओ से कृषि में कितनी तस्वीर बदली जा चुकी है, कितने किसानों को लाभ मिल चुका है और आने वाले समय में इन एफपीओज के और क्या लक्ष्य हमने रखे हुए हैं? देखिए, जहाँ तक जैसे 2020 में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो अभी यात्रा तो बहुत सीमित हुई है, लेकिन जो उसके परिणाम हैं बड़े ही सुखद परिणाम आने शुरू हो गए हैं। अगर आप हरियाणा को लें तो कई ऐसे एफपीओज को मैं जानता हूँ जहाँ पे
लोगों ने अपनी प्रोडक्शन करके फिर उसकी पैकेजिंग की और उसे बाज़ार में पहुंचाया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ भी कई, जैसे एक फतेहपुर में FPO हैं, 2 FPO जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ खुद भी, तो उन लोगों ने जो एक तो जो केले के जो सीड वायरस फ्री टिश्यू कल्चर्ड पौधे आते हैं, तो जो पौधा, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे, जो 25 रुपए का पड़ता है अगर आप किसान लें, और उसको जब हम समूह में इकट्ठे 2-4 लाख पौधे खरीदते हैं तो उनकी लागत काफ़ी कम हो जाती है और वो किसानों में वितरित आपस में करते हैं जो कि प्लांटेशन करना है, तो वहाँ पे लागत कम हुई। ऐसे ही दूसरा एक है कि जो कीटनाशक दवाएं और जो हमारी खाद है, इन सबको जो FPO के माध्यम से जब हम लेते हैं तो वो काफ़ी सस्ती पड़ती हैं और किसानों को उससे फ़ायदा होता है। तो ये जो 5-6 FPOs हैं जिनको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ और जो काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह के परिणाम आ रहे हैं और किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और जहाँ तक है कि कितने FPO एक्टिव हैं, इसका पूरा डेटा तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने आगे आकर FPO जो संगठन बनाया है, तो अधिकतर संगठन ऐसे वो एक्टिव हैं। ऐसे ही मैं एक और उदाहरण लेना चाहूँ, अलीगढ़ में एक FPO है जो आलू पे काम करता है, आलू का बीज उत्पाद, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग, और आलू के जो बीज का, क्योंकि हमेशा समस्या रहती है कि खाने वाला आलू और बीज वाला आलू, तो वो एक समस्या से काफ़ी हद तक उन्होंने लोगों को निजात दिलाई है और आलू का बीज, उचित किस्म का बीज और अच्छी क्वालिटी का बीज किसानों तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से जो हमारे FPOs काम कर रहे हैं, लक्ष्य हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि FPO के माध्यम से बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना है अभी, लेकिन जो माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो किसान उत्पादक संगठन है और FSA जो हमारा इसका लघु कृषक संघ है, उसके माध्यम से ज़रूर ही एक दिन हम बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई है। इस तरीके से FPO किसानों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहा है और जहाँ जहाँ FPO का लाभ किसानों को मिल रहा है, वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे और ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि FPO के आने की वजह से उनकी खेती किसानी कितनी आसान हुई है, तमाम समस्याओं का समाधान कितनी आसानी तरीके से, कितनी व्यापक तौर पर हो जाता है FPO के ज़रिए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण सवाल अपने दर्शकों, अपने एक्सपर्ट से लेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। DD किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेमपाल सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश से। प्रेमपाल जी, अपना सवाल पूछिए, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। हेलो जी, सवाल पूछिए। टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए प्रेमपाल जी, आपसे निवेदन है, फिर अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए पहले, फिर सवाल पूछिए। मैं सर इसके बारे में जानकारी चाह रहा हूँ सर। ये जो FPO होता है वो कैसे कार्य करता है ये FPO? जी, प्रेमपाल जी हैं उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। इन्होंने अब तक FPO से कोई लाभ नहीं लिया, ना इनको पता है कि FPO क्या होता है। अगर इनके निगाह से देखा जाए, और इनके जैसे तमाम किसान होंगे जो FPO के बारे में नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा उनके लिए बता दीजिए कि FPO कैसे इनकी मदद कर सकता है, FPO में क्या क्षमता है जिसके जरिए किसानों की ज़िंदगी बदली जा सकती है। प्रेमपाल जी, आप जिस जनपद में हैं, आपका जो ब्लॉक लगता है, आप अपने जो वीडियो हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आप एक बार उनसे संपर्क करें तो आपको वो बता देंगे कि आपके ब्लॉक में कौन सा FPO कार्यरत है और आप उस FPO से जुड़ सकते हैं। और वो FPO जिस दिशा में काम कर रहा है, जिस फसलों पे काम कर रहा है, क्योंकि वो फसलें आपके इलाके की ही होंगी, तो उस तरह से आप अपना आधार कार्ड, आपका बैंक का खाता और खाता जो खतौनी है उसकी एक कॉपी उस FPO में जमा करा दें और आप उसके सदस्य बन जाएं। तो इस तरह आप उनसे जुड़ के लाभ ले सकते हैं।
जी, तो आप इस प्रकार से लाभ ले सकते हैं अपने क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र में चल रहे जो तमाम एफपीओ उनकी जानकारी भी अपने वीडियो के जरिए ले सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, हाल ही में हमने देखा कि हमारी सरकार ने एक व्यापक बदलाव किया जीएसटी के स्लैब्स में। जी। और हमारी सरकार जब भी कोई भी फैसला लेती है तो उसमें किसानों को केंद्र में ज़रूर रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के तो खाद्यान्न की मांग है, उनकी जो पूर्ति है वो हमारे किसान भाई करते हैं। इन व्यापक जो बदलाव किए गए जीएसटी के दरों में, इससे किसानों की जो स्थिति है या किसानों की जो उपकरण हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उसके रेट घटेंगे जाहिर तौर पर। कितना बदलाव आप देखेंगे, और अगर हम एफपीओ के माध्यम से जोड़ा जाए तो ये किस तरीके से काम करने वाला है? एफपीओ में भी क्या बदलाव देखने को मिलेगा कुछ? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि अन्नदाता हमेशा ही जो भी नीतियां बनती हैं उनकी केंद्र में रहता है, और जो जीएसटी का है, बहुत सारी चीज़ों पे जीएसटी दरें कम हुई हैं, चाहे वो उपकरण हो, कीटनाशक दवाएं हैं, या और भी हमारी कृषि संबंधित चीज़ें हैं। तो ओबियसली मतलब आप देख सकते हैं निर्विवाद रूप से, क्योंकि चीज़ें के दाम घटेंगे तो जो हमारा संगठन है, संगठन को वो और ज़्यादा सस्ती चीज़ों उपलब्ध होंगी, और उनसे हमारे जो किसान बंधु जुड़े हुए हैं उन सबको फ़ायदा होगा। जी, तो कहीं ना कहीं जो एफपीओ से किसान जुड़े हुए हैं उनको पहले ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन इन जो बदलाव हुए हैं इससे किसान भाई जो एफपीओ से खासकर जुड़े हुए हैं उनको और अधिक कम दामों पर चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। फिलहाल एक दर्शक है, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। मैं बालूला लखा से कैलाश प्रजापति बोल रहा हूँ कि अनारस की खेती किस महीने में की जाती है, और इस क्या ये दवाई के रूप में भी काम आती है क्या अनारस? जी, आपके सवाल को शामिल करते हैं। डॉक्टर लेविसाना जी का रुख करते हैं। डॉक्टर लेविसाना जी, उज्जैन से फिर से हमारे दर्शक हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि अनानास की खेती अगर हम यहाँ करते हैं तो कौन से महीना उचित रहता है? नमस्कार कैलाश जी। एक्चुअली अनानास का जो मेन सीजन जो है वो अप्रैल में, नहीं तो अगस्त सितंबर, इससे माना जाता है जो लगाने के लिए। लेकिन एक क्रॉप जो है वो आपको 18 मंथ्स या एटलीस्ट 2 साल तक लगेंगे। तो हार्वेस्टिंग जो है वो आपका फरवरी मार्च, नहीं तो जून जुलाई में आप कर सकते हो, और राउंड द ईयर आपका कल्टीवेशन भी हो सकता है अनानास का। तो आप स्टेगर्ड प्लांटिंग के थ्रू आप उसका कल्टीवेशन भी कर सकते हो। जी, डॉक्टर लेविसाना जी, हमने ये भी देखा है कि मानसून का समय बहुत उचित होता है अनानास की खेती को लेकर। जो किसान भाई इस बार मानसून से उन्होंने खेती शुरुआत की होगी, अब तक उनकी फसल किस स्टेज पर पहुंच चुकी होगी, किस स्तर पर उनकी ग्रोथ हो रही होगी, बढ़वार हो रही होगी, और इस दौरान किसान भाई क्या अपने फसलों में रोग कीट लगने का भी संभावना रहता है? और क्योंकि जिस तरह से हम फसलों की तस्वीर देख रहे हैं अनानास की, क्या इसमें खरपतवार के लगने की भी क्षमता होती है जिसकी वजह से अनानास की फसल को नुकसान होता है? तो थोड़ा सा 3 बातों पर भी बिंदु प्रकाश डालिए। अनानास हम लगाने के लिए हमको एक्चुअली रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल हो रहा है मानसून, इसको हम प्रिवेंट करके थोड़ा पहले, जैसे अप्रैल में, नहीं तो अगस्त सितंबर, हम नॉर्थ ईस्ट के समय में हम सितंबर में ही मैक्सिमम अनानास का कल्टीवेशन हम करते हैं। और अनानास का जो हार्वेस्टिंग, फ्लावरिंग जो आता है वो लगाने के 10 या 12 महीने के बाद आता है। तो अभी अगर मानसून में लगाया होगा तो अभी जस्ट 3-4 महीना हुआ होगा, तो उसको फ्लावरिंग आने के लिए 10 to 12 मंथ्स तो लगेगा। उसके बाद अगर हार्वेस्टिंग अगर करना है तो उसके लिए आपको 15 to 18 मंथ्स, ये आप प्लांटिंग के बाद 15 to 18 मंथ्स तक का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेजिटेबल जैसा उतना शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप नहीं है। तो आपको 15-18 मंथ्स अगर आप सकर्स लगाएंगे। तो अगर आप क्राउन तो हम कमर्शियली इसको हम प्रमोट भी नहीं करते हैं। और अनानास जो है ये बहुत ही एक हार्डी क्रॉप है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, एक मिलीबग का आता है, मिलीबग। तो मिलीबग को हम अगर इसको कंट्रोल करना है तो आसपास में जो वीट जो बोलते हैं ना, ग्रास वगैरह जो अल्टरनेट होस्ट होता है, उसको हमको क्लीन करना है। और आप ऑर्गेनिक तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नीम ऑयल जो है आप 0.5 to 1% लगा के, नहीं तो बायो कंट्रोल एजेंट जैसे वर्टिसिलियम है, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और केमिकल पेस्टिसाइड भी हम लास्ट में हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम पहले ऑर्गेनिकली ही उसको कंट्रोल करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ऊपर से अनानास में एक प्रॉब्लम है कि उसमें सनबर्न आ जाता है। तो सनबर्न को रोकने के लिए हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग को हम रिकमेंड करते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग से आप एक फायदा है कि आपका वीट भी कंट्रोल हो जाएगा, और आपका जो सनबर्न इफेक्ट है, तो एक प्लांट एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये इफेक्ट जो है, ये सनबर्न का जो इफेक्ट है वो कंट्रोल होगा। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी व्यापक तौर पर ये फसलें सघन हो जाती हैं। क्या
एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि हम किसान भाइयों को इंटरक्रॉपिंग के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। कोई किसान भाई अगर इंटरक्रॉपिंग के तहत अनानास को लगाना चाहता है तो वो कौन सी फसल का चुनाव करे, और साथ ही साथ अगर फसल चक्र की बात की जाए, कौन सी ज़मीन सबसे उपयुक्त होती है अनानास की खेती के लिए जिसमें उसको अच्छा उत्पादन मिले, उसमें कीट रोगों की क्षमता कम हो। और एक चीज़ का और भी हम जिक्र करते हैं कि अगर हम बीजोपचार करके पौधों का रोपण करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। क्या ये जो प्रिंसिपल है इसमें भी काम करता है? हम अगर इंटरक्रॉपिंग करेंगे, इंटरक्रॉपिंग का जो मेन मकसद है कि आपका वीट कंट्रोल और एक्स्ट्रा इनकम। तो इंटरक्रॉपिंग में हम अनानास में जैसे ये बीन्स, क्रॉप बीन्स, क्रॉप भी नहीं है। और जो मिट्टी है अनानास का वो सैंडी लोम होना है और वो थोड़ा एसिडिक होना है, स्लाइटली एसिडिक। इसलिए आप अनानास जो है आप कोस्टल प्लेन्स या हिली रीजन इसमें हम रिकमेंड करते हैं। तो एसिडिक होना है और जो सैंडी लोम और प्रॉपर ड्रेनेज वाला मिट्टी को ही हम अनानास के लिए सर्वोत्तम मानते हैं जी। और अगर आपको ये अगर रेनफॉल कम है और रेनफॉल नहीं है तो आपको सप्लीमेंट्री इरिगेशन तो देना होगा ताकि उसका अच्छा से फलन और फ्रूटिंग हो। जी, सप्लीमेंट्री इरिगेशन की व्यवस्था भी किसान भाइयों को रखनी पड़ेगी अगर आप अनाज की खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। रुपेंद्र है मध्य प्रदेश से। रुपेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। रुपेंद्र जी सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। रुपेंद्र जी सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा ये सवाल था कि अनानास की खेती हमारे इधर बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है क्या? आपके सवाल को भी शामिल करते हैं। डॉक्टर लिबी सना जी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हैं, मध्य प्रदेश इनका शहर है, और ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से अगर हम खेती करते हैं तो क्या यहाँ पर संभव है खेती? हाँ, एक्चुअली मध्य प्रदेश में कुछ कुछ जगह इंटीरियर प्लेन्स में जहाँ पे आपका मीडियम रेनफॉल है तो अगर और जो एसिडिक जो पीएच जो है 5 to 6 अगर है तो हम अनानास कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको सप्लीमेंट्री इरिगेशन तो मीन्स पानी का रिक्वायरमेंट जो है वो इरिगेशन देना पड़ेगा। तो ड्राई सीजन में आपको 10 to 15 डेज का इंटरवल में आपको इरिगेशन देना पड़ेगा। और अगर अनानास का कल्टीवेशन करेंगे तो जी, तो आप मध्य प्रदेश में भी खेती कर सकते हैं, लेकिन बताए गए जो नियम है उसके अनुसार अगर आप खेती करेंगे तो ही अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, अब एक बार आते हैं एफपीओ पे दोबारा से, और अब बात करते हैं कोई नया एफपीओ अगर हमें स्थापित करना है उसके लिए किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। आपने शुरुआत में बताया कि 300 लोग इकट्ठे होने चाहिए। उन 300 लोगों में एफपीओ कौन चलाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, कौन आगे बातचीत करेगा, ये कैसे निर्धारित करें, उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है, और इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, और इसका एफपीओ का जो कार्यभार जो संभालते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों तक का होता है, क्या वो बदले जा सकते हैं किसी को उनसे सहमति नहीं है तो, ये पूरा थोड़ा समझाइए। देखिए, ये जो एफपीओ हैं वो एक कंपनी एक्ट के तहत उसको दर्ज किया जाता है, और जो जो फ़ायदे कंपनीज में होते हैं वही फ़ायदे उन्हीं रूल्स रेगुलेशन से एफपीओ भी चलते हैं जी। तो उसी हिसाब से, क्योंकि कोई एक अगुवा तो होगा जो एफपीओ बनाने की सोचा होगा कि हम एफपीओ बनाएंगे, तो सबसे पहले बनाने का है कि आप अपने जो हमारा ब्लॉक है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से हम संपर्क करते हैं। तो कई एक एजेंसी शुरुआत में तो भारत सरकार ने निर्धारित की थी, लेकिन अभी भी जैसे हमारा नाबार्ड है वो उसको बनाने के में मदद करते हैं, या दूसरी एजेंसीज भी जो हैं, कई बार कृषि विज्ञान केंद्र भी उसको मदद करते हैं कि कैसे बना सकते हैं। लेकिन जहाँ बनने के उसके बाद एनसीडीसी एक संस्था थी वो भी मदद करती थी। तो लेकिन जो 10,000 एफपीओ का टारगेट पूरा हो गया उसके बाद जब आप करेंगे तो वो उसमें सरकार आपको कोई मदद नहीं देगी, जो कि 6 महीने साल तक चलाने के लिए मिलती थी, क्योंकि वो नाबार्ड के माध्यम से थे। तो वो आपको अपने स्तर से उसको बनाना होगा। तो वो भी जो भी उसका ऑफिस का खर्च वर्च है वो सब आपको खुद वहन करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप समूह बनाते हैं, तो जैसे मैंने सोचा कि मैं एक एफपीओ का गठन करूँगा, तो हमने अपने हिसाब से वो जो लिस्ट है 300 किसानों की वो तैयार की, और फिर हमें लगता है कि कौन सा आदमी कौन सा काम ठीक से कर सकता है जी। कोई आदमी अगर नेटवर्किंग में अच्छा है तो हम उसे नेटवर्किंग के लिए रखेंगे, कोई आदमी फाइनेंस में अच्छा है तो हम उसे फाइनेंस के लिए रखेंगे। तो इस हिसाब से हम उसका जो हमारा 10 लोगों का गठन, मतलब कार्य, एक तरह का एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है जो हमारा कार्यकारिणी होती है जो 10 लोगों की, वो उसको हम उसका गठन करते हैं। और उस कार्यकारिणी में जो सीईओ होता है, उसके अलावा जो डायरेक्टर्स होते हैं,
तो अगर किसी की आम सहमति नहीं है तो हम उनको हटा भी सकते हैं, या वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन अधिकतर केसों में ये देखा गया है कि जो लोग आते हैं क्योंकि वो स्वेच्छा से अपना योगदान दे रहे होते हैं और सबकी उनके साथ सहमति होती है, तो बिना किसी मतलब लाग लपेट किए वो सब चीज़ों को पारदर्शिता के साथ मेंटेन करते हैं और उस एफपीओ को चलाते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी किसान भाई को आगे आके एफपीओ का गठन करना है तो सबसे पहले वो अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को संपर्क करें। वहाँ से उनको ये पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र में कौन फैसिलिटेटर है, कौन आपकी मदद कर सकता है एफपीओ के गठन करने में, तो उनसे संपर्क करके आप एफपीओ का गठन कर सकते हैं। जी, तो एफपीओ का गठन करने के लिए तमाम तरह की जो प्रणाली बताई गई है उसका इस्तेमाल कर आप एफपीओ का गठन कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं सुखदेव, बैतूल मध्य प्रदेश से। सुखदेव जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सुखदेव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि एफपीओ में जो किसान को जो ऋण मिलेगी सर उसमें ब्याज लगेगा क्या, ये पूछ रहा था मैं। किसान को क्या होगा? तो उसमें ब्याज लगेगा क्या सर, वो पैसे जो मिलेंगे उसमें? जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सवाल को शामिल करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपके सवाल का समाधान किया जाएगा। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा से ब्रेक से पहले एक दर्शक का हमारे कॉल था, उनका सवाल था कि एफपीओ में जो किसान जुड़े हुए हैं क्या उनको ब्याज की उनको जो कर्ज लेने की व्यवस्था है वो भी सरकार द्वारा दी जाती है, उस पर क्या ब्याज लगता है, या एफपीओ अगर कहीं से कोई लोन लेने की व्यवस्था करता है तो एफपीओ को लोन लेने में क्या ब्याज लगता है, किस प्रकार से इसमें पूरी लोन की व्यवस्था होती है। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। देखिए, जो एफपीओ को अगर पैसा लेना होता है तो करीब 8 करोड़ रुपए तक के संसाधन जो जुटाने के लिए उनके लिए बैंक की सुविधा है और लगभग 6,000 रुपये प्रति किसान ऐसा भी प्रोविज़न है जो बैंक करती है। लेकिन जो बैंक के नियम हैं ब्याज के, वही नियम जो है कृषि पे जो लागू होते हैं वो एफपीओ पे भी। लेकिन जो एफपीओ आय करता है, इनकम जो होती है, क्योंकि एफपीओ कंपनी अधिनियम के तहत काम करता है, जो कंपनी एक्ट है उसमें रजिस्टर होता है, तो जो कंपनी एक्ट के बाइलाज हैं, जो उसके नियम हैं, जो उसके टैक्सेशन का है या दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी उस पर लागू होती हैं। तो इसलिए जो किसान भाई जो पीछे बात हो रही थी कि कुछ एफपीओ जो है वो निष्क्रिय हो गए, तो जो एफपीओ एक्टिव रूप से आगे नहीं काम कर पा रहे हैं तो वो उनके निष्क्रिय होने का एक ऐसा मैं समझता हूं कि वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो अपनी आय को उतना नहीं बढ़ा पाए इसलिए वो निष्क्रिय हो गए। तो जो कंपनी एक्ट के बाइलाज हैं वो एफपीओ पे भी लागू होते हैं। जी, डॉक्टर लेवी सना जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर लेवी सना जी, अगर हम बात करें फसल तैयार होने की, जो तुड़ाई की आपने बात करी कि 12 से 18 महीने के बाद हम फसल तैयार हो जाती है, उसकी तुड़ाई हम कर सकते हैं, लेकिन ये पहचाने कैसे कि हमारी जो फसल है वो तोड़ने के लिए तैयार है, उसको अब हम निकाल सकते हैं, पक चुकी है, उस अवस्था में पहुँच चुकी है कि अब इसको बाजार में पहुँचाया जा सकता है, और समय क्या होना चाहिए? जैसे कई फसलों में ये होता है कि सुबह को तोड़ना चाहिए बाजार जाने से पहले, या शाम को तोड़ना चाहिए, रात भर रखा रहे, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग बाजार में पहुँचा दें, तो थोड़ा सा उसको भी समझाइए।
हाँ, ये फसल तैयार होने के लिए आप हम लोग का जो मैच्योरिटी इंडेक्स है उसका ये 15 to 18 मंथ्स में आप लगता है। तो अनानास में 2 तरीका का वैरायटी होता है जो मेजर ग्रो करते हैं, एक क्यू वैरायटी होता है और एक क्वीन वैरायटी होता है। तो क्यू में आपका जो साइज हैगा वो थोड़ा बड़ा होगा, 1.5 to 2.5 kg, और उसका एसिडिटी थोड़ा वो कम एसिडिटी होता है, 12 to 16 डिग्री। और अनानास में वो ये आइस बोलता है, वो उसका कलर चेंज होने में हमको पता चलेगा कि ये हार्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो वैरायटी है क्वीन, ये गोल्डन येलो कलर का होगा। तो इसमें भी इसका साइज लेकिन थोड़ा छोटा होगा, जैसे 0.9 से 1 kg तक, लेकिन इसका मिठास जो है TSS थोड़ा ज़्यादा होगा, मीन्स 15 to 16 डिग्री ब्रिक्स। तो इसका ये जब ब्राइट गोल्डन येलो जब होगा तो आप इसको हम फ्रेश कंजम्पशन के लिए आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आपका वो कलर चेंज जो है वो स्टेज होता है, डिफरेंट स्टेज ना, CS1 CS2 ऐसा करके। तो 3/4 कलर चेंज हुआ या 1/4 कलर चेंज हुआ, उसी हिसाब से आपको हार्वेस्टिंग करना है। तो इसमें हम किसान भाइयों और बहनों से हम बोलना चाहते हैं कि कम्युनिटी बेस में करें, क्योंकि ये बल्क में होगा तभी इसका मुनाफा होगा। और जैसे एक्सपर्ट हुआ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फिर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट या कृषि कॉलेजेस, इसके सलाह से ही आपको ये हार्वेस्टिंग और उत्पादन करना चाहिए। जी और इसका हार्वेस्टिंग जी हाँ जी जवाब दीजिए। हम पूछ रहे थे कि समय कौन सा उचित है इसको फसल हार्वेस्टिंग करने के लिए, सुबह करें या शाम को करें? एक्चुअली आप अर्ली मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको उसको थोड़ा फील्ड में फार्म गेट में थोड़ा रखना पड़ेगा ताकि उसका रेस्पिरेशन थोड़ा कम हो और वेस्ट ना हो। नहीं तो लेट इवनिंग में भी हम उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग करने से क्या होगा कि फार्मर्स को उसको मार्केट तक ले जाने का एक एडवांटेज मिल जाएगा। जी डॉक्टर लबीसाना जी, साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि एक जो पौधा होता है अनानास का, वो एक बार में कितना फल देता है? एक पौधे से क्या एक ही बार हम फल ले सकते हैं या कई बार ले सकते हैं? और पौधा फल देने के बाद जो अवशेष उसका बचता है, मान लीजिए वो 2 बार उसने फल दिया, उसके बाद वो निष्क्रिय हो गया या वो इस अवस्था में नहीं है कि दोबारा वो फल दे पाए, उसके बाद उसके अवशेषों का प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए? इसमें एक मेन फसल होता है, जो एक मेन क्रॉप, उसमें आपको एक ही फल मिलेगा। उसके बाद आपको 2 रेटून क्रॉप होगा। 2 रेटून क्रॉप में तो 2 रेटून क्रॉप के लिए आपको दोबारा लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें ये कैलकुलेशन से आपको एक बागान का जो लाइफ स्पान है, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक जो लाइफ स्पान होगा वो अराउंड 4 ईयर्स होगा एक फल के लिए। तो ये काफ़ी एडवांटेजेस भी है। और अनानास का जो किसान जो है वो फल से भी नहीं, आपका जो साइड से जो शक्कर जो निकलता है उसको अगर हम सेल भी करेंगे तो ये प्लांटिंग मटेरियल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 2 जगह से फ़ायदा होगा, एक फ्रूट हार्वेस्टिंग और एक जो है प्लांटिंग मटेरियल से। उसके बाद अभी नया तरीका आया है कि पाइनएप्पल का फाइबर जो है ना, पाइनएप्पल का फाइबर भी एक्सट्रैक्शन करके आप उसको कपड़े या क्लॉथ बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाइनएप्पल लीफ फाइबर भी अगर किसी ये फार्मर्स इंटरेस्टेड है तो किसी KVKs या FPOs भी है, उसके साथ मिलके फाइबर्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ताकि वो ये एक वेस्ट टू वेल्थ हो जाएगा। जो लीफ है वो अनयूटिलाइज्ड लीफ को हम फाइबर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 4 साल के बाद आपको अनानास दोबारा फ्रेश प्लांटिंग मटेरियल से लगाना होगा। जी, तो इस प्रकार से आप फसल की तुड़ाई कर सकते हैं, फल की तुड़ाई कर सकते हैं और किस प्रकार से उसके अवशेषों का प्रबंधन करना है, ये भी डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतर तरीके से बताया। डॉक्टर लबीसाना जी, आपका बहुत शुक्रिया कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारे किसान भाइयों की अनानास की खेती को आसान बनाने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, अब आपका रुख करते हैं और आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। जी। अगर देखा जाए जो हमारे देश में तमाम किसान उत्पादक संगठन चल रहे हैं वो सही तरीके से सक्रिय रहें, हमेशा के लिए किसान भाइयों अच्छा उससे लाभ लेते रहें, सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहे और जो उनको लक्ष्य हैं उन लक्ष्य की वो प्राप्ति कर सकें, इसके लिए उनको कौन से तौर तरीकों को अपनाना चाहिए, कौन से ऐसी तकनीकें हैं जिसके ज़रिए कोई भी जो FPO है वो सही तरीके से, बढ़िया तरीके से उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और उनसे जुड़े हुए किसानों को लाभ पहुँचा सकता है? आमतौर पर और किसान क्या गलतियाँ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो मैं समझ पाया हूँ तो जैसे भारत सरकार समय समय पर सभी FPOs के लिए कार्यक्रम करती रहती है, चाहे वो प्रशिक्षण कार्यक्रम हो या दूसरे जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं, तो चाहे वो SFAC है
ये भी करती रहती है, तो वो तो हो रहे हैं। तो सभी जो हमारे कृषि उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक संगठन हैं, उनको उसमें एक तो मतलब वरीयता के आधार पे भाग लेना चाहिए कि उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनका कार्यकारिणी है, वो वहाँ जाए और उस प्रशिक्षण को और उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल हों। दूसरा, जो अपना कामकाज है उसमें पारदर्शिता जरूर रखें। और तीसरी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो बाजार, जो चीज़ वो उत्पाद बना रहे हैं उसकी बाजार में क्या स्थिति है, किस तरह से बाजार मूवमेंट कर रहा है, उस पर नज़र रखें और जो आपसी सहयोग है उसको बनाए रखें। उसके बाद जो हमारा नेटवर्किंग है, चाहे वो सरकारी संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग है या प्राइवेट संस्थानों के साथ नेटवर्किंग है, कंपनीज के साथ नेटवर्किंग है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मीठे बीज हैं। भारत सरकार की एक योजना है जो मीठे बीज, मतलब जो हमारी प्रजातियां विलुप्त सी हो रही थी, उन प्रजातियों को हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। तो उनके लिए अब वो कैसे, क्योंकि उनकी आम बाजार में तो मांग है नहीं, तो उनको हम जो FPO जो हमारे हैं उनके माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके माध्यम से वो प्रजातियां जुड़ें और उन प्रजातियों को उचित प्लेटफॉर्म मार्केट में मिले, बिल्कुल, ताकि वो जो हमारे आदिवासी किसान भाई हैं या जो वंचित हमारे किसान भाई हैं वो उन FPO के माध्यम से मेन स्ट्रीम में जुड़ें और जो है वो अपने जीवन स्तर को और ऊंचा उठाएं, बेहतर बनाएं। जी, तो एक FPO के अच्छे स्थापना से लेकर FPO को सक्रियता से चलाने के लिए और FPO के जो लक्ष्य होते हैं उसको किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी ने आज हेलो किसान कार्यक्रम में उपलब्ध कराई है। आपका बहुत शुक्रिया सर, इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए और हमारे किसानों को FPO के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे इन दोनों विषय से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां किसानों तक पहुंचाई गई है उसका किसान भाई लाभ लेकर खेती किसानी में आगे बढ़ सकेंगे और फायदा लेंगे। तो अगले कौन से ऐसे विषय होंगे हेलो किसान कार्यक्रम में जिससे जुड़कर हम चर्चा करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, कृषि में आधुनिक खेती का उपयोग किस प्रकार से आप कर सकते हैं, साथ ही साथ कृषि में सूर्य ऊर्जा का महत्व कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और जिस तरीके से आने वाले समय में क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत बड़ी चैलेंजेस के तौर पर उभरने वाली हैं, ऐसे में सूर्य ऊर्जा कितना महत्वपूर्ण होगा ये भी जानने का विषय होगा। इन दोनों विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी संशय मन में, कैसे आप इन विषयों का फायदा ले सकते हैं, इसको जानने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप DD किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सवाल दर्ज भी करा सकते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं DD किसान के कॉल सेंटर का 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके साथ ही कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम अन्य किसानों तक पहुंचे, वो भी जागरूक बन सके, तो आप DD किसान के YouTube चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब अर्जुन संशय में थे, श्री कृष्ण ने दिया उन्हें अमृत ज्ञान। अब वही श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के वचनों में। देखिए गीता ज्ञान अमृतम। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की,
अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।